हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। वेलकम टू माय चैनल बी स्टडीऑटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले MPS 001 यूनिट 9 सोवर्निटी। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सोवर्निटी। इस यूनिट में हम करने वाले हैं सोवर्निटी का इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग, कुछ पॉलिटिकल फिलोसोफर और थिंकर्स के द्वारा दी गई कुछ डेफिनेशंस, concept of popular sovereignty or Austin's concept of sovereignty. So let's start with the introduction. Sovereignty is the main feature of the state. Generally, as we say that the state is a state and it is for our benefits. देखो, sovereignty का मतलब होता है संप्रभुता। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सोवरनिटी का मतलब होता है कि एक स्टेट के पास पूरे अधिकार होता है, पूरा राइट होता है कि वो स्टेट बिना किसी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस के अपना काम कर सकता है। रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है, पॉलिसीज़ बना सकता है, स्टेट को कंट्रोल कर सकता है बिना किसी के इंटरफेरेंस के। तो ये ओवरऑल मीनिंग होता है सोवरनिटी का। तो सोवर्निटी स्टेट का मेन फीचर होता है जनरली, क्योंकि हम स्टेट को अपना राज्य बोलते हैं ना कि हम दिल्ली से हैं, या फिर मैं यूपी का हूँ, मैं हरियाणा से हूँ ऐसे, या मैं पंजाब से हूँ, केरल से हूँ। सो हम ये जो स्टेट से पहले हम लगाते हैं ना, क्योंकि जो हमारा स्टेट होता है वो हमारे बेनिफिट्स के लिए बना होता है। और स्टेट की एक पावर होती है जो कि होती है सोवर्निटी, संप्रभुता। So basically it is a juristic concept meaning the supreme and the final power. It means the highest or the supreme authority. Sovereignty एक supreme authority और एक highest power होती है जो कि state के पास होती है. All of us have right given by the constitution and the state has to respect them. हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास राइट्स होते हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है स्टेट का। इट डिनोट्स दैट नन इज अबव और बियॉन्ड इट एंड एवरीवन हैज़ टू अबाइड बाय इट। और सभी को इसके साथ रहना पड़ता है, सभी को ये फॉलो करना पड़ता है। इट डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुपरानस विच रियली मीन्स द सुप्रीम पावर। और इसीलिए इसका मतलब होता है कि सुप्रीम पावर या फिर फाइनल अथॉरिटी, बड़ी पावर जो कि स्टेट के हाथ में होती है, जिससे स्टेट सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। कुछ डेफिनेशंस हैं कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा दी गई हैं, जैसे कि बॉर्डिन कहते हैं सोवर्निटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरेस्ट्रेन्ड बाय द लॉ। इन्होंने सोवर्निटी को एक सुप्रीम पावर बताया है लॉ और सिटीजन्स के ऊपर। सोवर्निटी विलोली कहते हैं सोवर्निटी इज द सुप्रीम विल ऑफ स्टेट। जो सोवर्निटी होती है, जो संप्रभुता होती है, वो एक राज्य की सुप्रीम विल, सबसे बड़ी स्वेच्छा होती है। ऐसे ही सोल्टेयर ने बताया है, डेविड हेल्ड ने बताया है। डेविड हेल्ड क्या कहते हैं, पहले सोल्टेयर देख लेते हैं। वो कहते हैं कि सोवर्निटी इज एक्सरसाइज ऑफ फाइनल लीगल कोर्सिव पावर बाय द स्टेट। कि जो स्टेट होता है उसके पास जो फाइनल पावर होती है, मतलब लीगल पावर्स तो होती है, लीगल अथॉरिटी होती है, उसके अलावा जो एक लीगल पावर होती है ना, कोर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक, तो जो बलपूर्वक पावर होती है वो होती है सोवर्निटी। डेविड हेल्ड क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सोवर्निटी मीन्स द पॉलिटिकल अथॉरिटी विद इन अ कम्युनिटी विच हैव्स द अनडिस्प्यूटेड राइट टू डिटरमाइन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज विद इन अ गिवन टेरिटरी एंड टू गवर्न अकॉर्डिंगली। देखो, स्टेट ना एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर होता है। जैसे आप केरल को देखोगे तो उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, आप MP को देखोगे उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, है ना, सिक्किम की कुछ बाउंड्रीज हैं। तो जो सोवर्निटी होती है वो एक ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है जो कि स्टेट के पास होती है, स्टेट को दी जाती है, ताकि जो स्टेट है वो रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ ये सब बना सके अपनी टेरिटरी जो उसको मिली है उसके अंदर। क्योंकि देखो, अब स्टेट के अंदर ना बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे क्लैशेस भी हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, तो उन सब के लिए सरकार को कुछ अलग से रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग और व्हाट इज सोवर्निटी, कि सोवर्निटी होती क्या है। अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी और इंट्रोडक्शन देखा था कि ऊपर ऊपर से क्या होता है। अब देखते हैं कि इसका मेन काम क्या होता है। सोवर्निटी इज अ की कंसेप्ट इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। जब हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो सोवर्निटी संप्रभुता की कंसेप्ट की तरह काम करता है। कैसे? इट मीन्स दैट द पावर ऑफ द स्टेट इज अनक्वेश्चनेबल एंड हैज़ अ राइट टू डिमांड एलिगेंस फ्रॉम इट्स सिटीजन्स। देखो, स्टेट के पास जो पावर होती है वो अनक्वेश्चनेबल होती है। अब हम कह सकते हैं कि ऐसा क्यों, स्टेट तो फिर उसका मिसयूज भी कर सकता है ना। अनक्वेश्चनेबल, तो अनक्वेश्चनेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो स्टेट है
वो संप्रभुता का इस्तेमाल, सोवरेनिटी का इस्तेमाल एक तरीके से एक वेपन की तरह करता है। यहाँ पे हम वॉयलेंट वेपन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पीसफुल वेपन की बात कर रहे हैं, सिटीजन्स और जो भी पॉलिसीज वगैरह बनानी होती है उन सब के लिए। सोवरेनिटी इज जनरली एक्सरसाइज इन टू टर्म्स। सोवरेनिटी को दो फॉर्म्स में बांटा गया है, एक होती है इंटरनल आंतरिक और एक होती है एक्सटर्नल। देखते हैं इंटरनल एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या होती है। इंटरनल सोवरेनिटी मीन्स द स्टेट एक्सरसाइजेज फुल एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पीपल एंड द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, इंटरनल सोवरेनिटी यानी कि आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि जो एक स्टेट होता है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है, उसके पास फुल और कंप्लीट कंट्रोल होता है उसके लोगों के ऊपर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। नो पर्सन और ग्रुप और एसोसिएशन कैन गो अगेंस्ट इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक राज्य ने, एक स्टेट ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए उसके ऊपर ना ही तो कोई व्यक्ति जाएगा, कोई पर्सन जाएगा, ना ही कोई ग्रुप जाएगा, ना ही कोई एसोसिएशन जाएगी। स्टेट सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है ना। If anyone goes against it, the state has a right to use force against the person or association. और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है कि वो स्टेट से अपने आप को ऊपर समझता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उसके बदले में जो स्टेट है वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है उस पर्टिकुलर एसोसिएशन, ग्रुप या पर्सन के खिलाफ। द विल ऑफ द स्टेट इज सुप्रीम इंटरनली एंड नन इज बियॉन्ड और अबव इट। जो एक स्टेट है उसकी जो विल है वो सुप्रीम है, ठीक है, इंटरनली की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन एक्सटर्नली भी सुप्रीम है और उसके ऊपर या उसके परे कोई नहीं है। However, there are also some limits to its internal sovereignty. Some person or group or association become powerful and influence its decisions. देखो, अब हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं, 10 फ़ायदे हैं तो कम से कम 5 नुकसान भी होते हैं। तो अब हमने ये बात करी कि एक स्टेट के पास सोवरेनिटी होती है, कितनी सारी पावर्स होती हैं। एक स्टेट रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, पॉलिसी बना सकती है, लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकती है और लोगों को पनिश भी कर सकती है ना। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, कुछ एसोसिएशन ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि वो स्टेट के जो डिसीजंस हैं उनको भी चेंज कर सकती हैं, उनको भी बदलवा सकती हैं। The modern states have been witness to many such groups and associations which exerts pressure on the state and mold its decision making. और आजकल की जो मॉडर्न स्टेट्स है उसमें हम देख सकते हैं, वो विटनेस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस बनती जा रही हैं जो स्टेट के ऊपर भी प्रेशर डाल सकती हैं और स्टेट का डिसीजन भी यहाँ पे बदलवा सकती हैं। ये थी इंटरनल सोवरेनिटी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी की। इंटरनल सोवरेनिटी में हमने क्या देखा था कि एक स्टेट का कंट्रोल होता है उसके लोगों के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस के ऊपर। स्टेट से ऊपर कोई नहीं होता, स्टेट अपने लोगों के लिए पॉलिसीज और डिसीजंस बनाती है। अब देखते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी इम्प्लाइज दैट द स्टेट इज सुप्रीम एक्सटर्नली। देखो, सुप्रीम जो स्टेट है ना वो उसकी जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो उसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीकों से पावरफुल बनाती है, सुप्रीम बनाती है, बड़ा बनाती है। नो एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इट्स डिसीजन। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसी भी स्टेट के डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। स्टेट उससे बिल्कुल फ्री है। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि मान लो कि केरल की सरकार ने कोई डिसीजन लिया हो, ठीक है, और वो पंजाब को नहीं पसंद आया हो, तो पंजाब की सरकार केरल की सरकार से बातचीत ज़रूर कर सकती है, लेकिन उनके डिसीजन को कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि केरल की सरकार ने कोई पॉलिसी लागू करी, पंजाब की सरकार को अच्छी नहीं लगी तो पंजाब की सरकार ने वो कैंसिल कर दी। नहीं, ये अथॉरिटी उनके पास नहीं है। और क्योंकि जो केरल की गवर्नमेंट है उनके पास उनके सोवरेनिटी है, तो फिर कोई और उनके जो डिसीजंस है उनमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हाँ, बातचीत से ज़रूर मसला सॉल्व किया जा सकता है। It is free to frame any rules or regulations that it considers in its own interest. Also, it has freedom to make policy regarding its dealing with other states. हाँ देखो, जैसे ये भी मैंने बताया था कि पंजाब की सरकार केरल की सरकार से बात कर सकती है। मतलब अगर मान लीजिए कि राजस्थान और गुजरात में कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो यहाँ पे जो राजस्थान और गुजरात की सरकार है वो एक दूसरे की सरकार से बातचीत कर सकती हैं, ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बना सकती हैं, ठीक है, जिनसे जो भी वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। स्टेट के पास इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से पूरी फ्रीडम होती है कि वो रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ बना सके।
बट देयर इज़ अ लिमिट टू एक्सटर्नल सोवरेनिटी एज वेल। जैसे कि हमने देखा था कि इंटरनल सोवरेनिटी में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऐसे एक्सटर्नल सोवरेनिटी में भी लिमिटेशंस हो सकती हैं, होती हैं इवन। In fact, sovereignty, whether it is internal or external, has to operate under some limitations. सोवरनिटी चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों में ही कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर होती हैं। ये समझ आ गया। इंटरनल सोवरनिटी यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि स्टेट का जो कंट्रोल होता है वो लोगों के ऊपर होता है, एसोसिएशन के ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशन और जो भी स्टेट के अंदर ग्रुप्स होते हैं। और स्टेट इंटरनली अपने राज्य के लिए पॉलिसी बनाता है, डिसीजन लेता है ना लोगों के वेलफेयर के लिए। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि एक स्टेट के पास पूरी सोवरेनिटी, पूरी फ्रीडम होती है कि एक स्टेट कोई भी डिसीजन ले सकता है, पॉलिसी बना सकता है, कोई और बाहर से आके इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट के पास, राज्य के पास पूरा अधिकार है कोई भी डिसीजन लेने का। हाँ, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट प्लान कर रहा है कि हम पड़ोसी वाले स्टेट कोई नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर कोई ऐसे डिसीजन लेने और रूल्स रेगुलेशंस का राइट मिला हुआ है, लेकिन लीगल, क्योंकि स्टेट को एक लीगल अथॉरिटी दी जाती है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। अब देखते हैं कि जो सोवरेनिटी का कंसेप्ट है इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। Sovereignty has evolved when human beings settled in a certain territory in an agricultural age. There were frequent clashes of interest and disputes, and a need was felt to have such authority that would be supreme so that every person could abide by its decision. देखो, सोवरनिटी की जो इवॉल्वमेंट हुई थी वो कब हुई थी? तो जब एग्रीकल्चर एज चल रही थी उस टाइम पे लोगों ने ना एक पर्टिकुलर, एक सर्टेन टेरिटरी के अंदर सेटल होना शुरू कर दिया था। अभी तक तो लोग इधर उधर ही घूम रहे थे, बट अब वो जब उन लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया तो अब भाई इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है सबका इंटरेस्ट मिले, सबके चॉइसेस मिले, है ना। तो बहुत सारे क्लैशेस होने लगे, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने लगे, तो वहाँ पे अथॉरिटी की नीड लगी, यानी ज़रूरत लगी कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि हमारे ऊपर एक ऐसा हेड होना चाहिए जो हर चीज़ को देखेगा, जो कानून बनाएगा, कायदे बनाएगा, ठीक है, जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएगा, ये सब। सो वहाँ से जो सोवरनिटी है ये निकल के आया है। द आइडिया ऑफ सोवरनिटी इज़ वेरी ओल्ड, ये काफ़ी पुराना है। संप्रभुता एक बहुत पुराना आइडिया है एंड कैन बी ट्रेस टू द एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। ये एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट से चलता आ रहा है। द रोमन्स कंसिडर्ड सोवरनिटी एज अ फुलनेस ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट। रोमन्स ने भी इसको यूज़ किया था एक स्टेट के फुल पावर दिखाने के लिए। It was generally accepted that the state should be the final authority solving the dispute among its citizens and the law of the state was binding upon them. देखो, एक स्टेट के पास, एक राज्य के पास पूरा अधिकार होता है कि उसके अंदर अगर क्लैशेस हो रहे हैं या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टेट है वो उसको सॉल्व कर सके लॉ की मदद से, या अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करके। क्योंकि एक स्टेट बना ही क्यों है, एक स्टेट किस लिए बना है, आप ही बताइए। एक स्टेट बना है हमारे लिए, है ना। स्टेट सिटीजन्स के लिए तो बना होता है, पीपल्स के लिए, पीपल के लिए तो बना होता है। तो जो भी क्लैशेस होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, सब कौन मॉनिटर करता है? स्टेट मॉनिटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, बट इन द medieval ages all the achievements of Roman Empire had gone to waste because in the feudal state the king's authority was highly restricted. It was limited by the church, which claimed immunity in both civil and criminal cases. In fact, the church was an organized group during the medieval times and head of the church claimed the actual superiority over the king. देखो, medieval ages के टाइम पे क्या हुआ था, जो रोमन एम्पायर हमने देखा था ना, स्टेट सोवरेनिटी को एक स्टेट की फुल पावर के रूप में देखता था, वो चीज़ अब वेस्ट हो गई थी। क्योंकि फ्यूडल स्टेट के टाइम पे क्या होता था कि जो किंग होता था ना, उसकी जो, देखो किंग को हम जनरली क्या देखते हैं, किंग एक राजा जो कि शहंशाह की तरह एक चेयर पे बैठा हुआ है और उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, सारे डिसीजन वही लेगा, सारी पॉलिसी वही बनाएगा, किसको पनिशमेंट देनी है, किसको रिवॉर्ड देना है, किसको अवार्ड देना है, सब कुछ किंग देखेगा। बट ऐसा नहीं था। किंग की जो अथॉरिटी थी वो भी बहुत ज़्यादा हाईली रेस्ट्रिक्टेड थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो चर्च होता था उसके पास सारी अथॉरिटी होती थी। कैसे? चर्च के जो भी हेड होते थे, चाहे वो फादरी हो चाहे फिर वो कोई भी हो, जो भी जो चर्च होता था उसके हेड होते थे, सारी सिविल हो, क्रिमिनल केस हो या कैसा भी हो, सारी पावर उनके हाथ में होती थी। वो बताते थे किंग को क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि किंग के पास सोवरेनिटी थी। किंग के पास सोवरेनिटी होती तो यहाँ पे एक्सटर्नल कौन वो कर रहा था इंटरफेयर? चर्च। अगर सोवरेन अथॉरिटी होती तो चर्च इंटरफेयर नहीं करता ना। नेक्स्ट है जीन बॉर्डिन
is the first political philosopher who coined the modern concept of sovereignty. He defined sovereignty as a supreme power over citizens unrestrained by the law. The French Revolution and Industrial Revolution is another milestone in the development of modern concepts of sovereignty. जीन बॉर्डिन एक फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर है जो ये सोवर्निटी का कंसेप्ट टर्म लेके आए थे. He defined sovereignty as a supreme power over citizen unrestrained by law. इन्होंने सोवर्निटी को एक सुप्रीम पावर, देखो हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सोवर्निटी है, संप्रभुता है, वो एक फाइनल पावर है, एक सुप्रीम पावर है, एक बड़ी पावर है जो कि स्टेट के हाथ में होती है, राज्य के हाथ में होती है, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके. कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी देखते हैं हम. रोजियो क्या कहते हैं? क्योंकि पॉपुलर जो कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी है ये रोजियो द्वारा दी गई है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको शॉर्ट नोट में भी देखने को मिल जाता है और अलग से ऐसा प्रॉपर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. रोजियो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी. अकॉर्डिंग टू हिम, आई बाय देयर वेरी नेचर आई एम फ्री एंड इक्वल एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू बी बेस्ड अपॉन द फ्री विल ऑफ मैन. देखो रोजियो ये कहते हैं, फर्स्ट तो जो पॉपुलर सोवर्निटी का कंसेप्ट है उसके फादर हैं रोजियो. हिंदी में उनको रूसो भी बोला जाता है, उनके नाम को प्रोनाउंस किया जाता है. तो रोजियो कहते हैं कि देखो मैं नेचर से आया हूँ, इसीलिए मैं फ्री हूँ और मैं सबकी तरह ही इक्वल हूँ. तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का जो कि एक पर्सन की, एक मैन की विल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए. मतलब कि एक इंसान की क्या नीड्स हैं, क्या उसके लिए अच्छा है, इसके ऊपर बेस्ड एक गवर्नमेंट होनी चाहिए. और वो कब काम करेगी? जब उसके पास सोवर्निटी होगी. रोजियो ऑल्सो मेड ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट. रोजियो ने स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में एक डिफरेंस बताया है. टू हिम द गवर्नमेंट इज मेरली एन एजेंट ऑफ द स्टेट हैविंग अ लिमिटेड अथॉरिटी. रोजियो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो बस एक एजेंट का काम करती है. किसका एजेंट? स्टेट का एजेंट, क्योंकि सारी जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट के पास होती है. इन द रोजियो स्कीम the sovereign can only act for the welfare of the people. He writes, it is impossible for the sovereign body to hurt its member. देखो रोजियो ने क्योंकि यहाँ पे स्टेट को एक अथॉरिटी बताया है और गवर्नमेंट को इसका एजेंट, तो रोजियो ये कहते हैं कि जो सोवरेन होता है ना, वो सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए बना होता है. क्योंकि सोवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभुता. मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए बना है. तो जो चीज़ लोगों के वेलफेयर अच्छे के लिए बनी है वो लोगों को हर्ट तो पहुँचा ही नहीं सकती. सो उन्होंने इसलिए लिखा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सोवरेन बॉडी टू हर्ट इट्स मेंबर. ऑल्सो concept of popular sovereignty was accepted as the basic principle of governance in the American and French Revolution. अमेरिका फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे इसको बहुत अच्छा एक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस माना गया था. किसको? सोवर्निटी को, संप्रभुता को. नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टिन कंसेप्ट ऑफ सोवर्निटी. तो ऑस्टिन क्या कहते हैं? According to John Austin, following are the characteristics of the sovereignty. First है, sovereignty is necessary for the state. Sovereignty is one of the four elements of state. ये कहते हैं कि जो sovereignty होती है, जो संप्रभुता होती है, वो state के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत necessary होती है. और जो 4 elements होते हैं state के, sovereignty उनमें से एक होता है. सेकेंड पॉइंट में कहते हैं, there cannot be a state without sovereignty. बिना sovereignty के, बिना संप्रभुता के कोई राज्य नहीं हो सकता. If the state is the body, sovereignty is spirit. The end of sovereignty means the end of state. तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो सोवर्निटी है, संप्रभुता है, वो एक स्टेट के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है. सोवर्निटी जो स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक होता है. और बिना सोवर्निटी के, बिना संप्रभुता के कोई राज्य नहीं होता. अगर जो स्टेट है वो बॉडी है, स्टेट एक शरीर है, राज्य एक शरीर है, तो सोवर्निटी यानी कि संप्रभुता एक उसकी स्पिरिट है, उसकी जान है. The end of sovereignty means the end of state. सोवर्निटी के अंत का मतलब है कि स्टेट का अंत. अब खुद ही देखिए, सोवर्निटी स्टेट को एक फुलनेस देता है, एक पावर देता है. जब स्टेट से उसकी वो फुलनेस या पावर ही हट जाएगी, सोवर्निटी हट जाएगी, तो फिर वो स्टेट क्या ही करेगा. सोवर्निटी हैज़ टू बी डिटरमाइंड. इट रिसाइड्स इन अ पर्सन और द बॉडी ऑफ अ पर्सन. टू ऑस्टिन द स्टेट इज अ लीगल ऑर्डर इन विच द सोवर्निटी कैन बी लोकेटेड वेरी क्लियरली. सोवर्निटी को डिटरमाइन किया गया है कि ये एक पर्सन या फिर एक बॉडी ऑफ पर्सन के अंदर रिसाइड करती है. ठीक है, सोवरेन एक पावर ही तो होती है जो स्टेट के हाथ में मिलती है. अब स्टेट खुद तो एक बॉडी है नहीं, क्योंकि चलाएगा. स्टेट के अंदर बहुत सारी और बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, और मिनिस्टर्स वगैरह ये सब होते हैं जो चलाते हैं, सब फैसले लेते हैं. टू ऑस्टिन द स्टेट इज़ अ लीगल ऑर्डर. ऑस्टिन के लिए जो स्टेट है, जो राज्य है, एक लीगल ऑर्डर है.
जिसके अंदर सोवरेनिटी हमें देखने को बहुत क्लियरली मिल जाती है। नेक्स्ट है सोवरेन मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग हु कैन बी आइडेंटिफाइड। ये सोवरेन को एक ह्यूमन बीइंग बताते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोवरेन इज द सुप्रीम पावर इन द स्टेट, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी इन द स्टेट। देखिए अब हम यहाँ पे सोवरेन एक व्यक्ति को देख के चल रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुप्रीम पावर होती है स्टेट को लेके, राज्य को लेके। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी इन द स्टेट। स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जितनी भी पावर होती है वो इस व्यक्ति के पास होती है। हिज अथॉरिटी इज अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट। इसकी जो अथॉरिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, एब्सोल्यूट होती है। ही डज नॉट टेक कमांड्स फ्रॉम एनीवन एज नोबडी हैज अ राइट टू कमांड हिम। जो एक सोवरेन स्टेट होता है वो सबको कमांड कर सकता है। ये जो व्यक्ति है यहाँ पे, ये सबको कमांड कर सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई कमांड नहीं कर सकता, इन्हें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, सब बस इनका ऑर्डर मानेंगे। बट ही कमांड्स एवरीवन विद इन द स्टेट। ये स्टेट के अंदर लेकिन सबको कमांड दे सकते हैं। हिज अथॉरिटी इज यूनिवर्सल एंड ऑल कॉम्प्रिहेंसिव। सोवरेनिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सोवरेनिटी इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी प्रकार का इंटरनली एक्सटर्नल कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कि अब तक हमने देखा था कि ऑस्टिन का क्या कंसेप्ट था सोवरेनिटी को लेके। अब हम देखेंगे जो प्लूरलिस्टिक है उन्होंने कैसे अटैक करा है ऑस्टिन के कंसेप्ट को लेके। द प्रोमिनेंट राइटर्स आर पॉल डर्केम, मैक्लेवर, लास्की, बार्कर और कोल। ये कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स हैं किसके, प्लूरलिस्ट के, जिन्होंने अटैक किया है ऑस्टिन के कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी के ऊपर। अभी क्या कहते हैं हम देखते हैं। द प्लूरलिस्ट डू नॉट बिलीव दैट द सोवरेन इज अ डिटर्मिनेट। According to them, the determination was possible in the old age when the king ruled with absolute power. ये कहते हैं कि हम सोवरेनिटी को ओल्ड एज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ओल्ड एज पे जब ये शुरू हुआ तो क्या हुआ था, जो किंग होता था उसके हाथ में सारी पावर थोड़ी होती थी, सारी पावर तो चर्च के हाथ में होती थी। तो हम इसको सोवरेनिटी को तब डिटर्मिनेट कर सकते थे जब जो सारी पावर थी वो किंग के हाथ में होती, सारे फैसले किंग लेते, ना कि कोई और अथॉरिटी या फिर वहाँ पे चर्च। सारी पावर किसके हाथ में होती, किंग के हाथ में होती, तब हम मानते कि सोवरेनिटी डिटर्मिनेट है। बट इन मॉडर्न टाइम्स द पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। लेकिन आज के टाइम पे जो कंसेप्ट है वो रोजियो ने जो पॉपुलर सोवरेनिटी दिया है उसके ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम सारा बेस्ड है, इन विच द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु कैन मेक और अनमेक द गवर्नमेंट। क्योंकि आज के टाइम पे देखो क्या होता है, कोई राजा रानी तो है नहीं है राज करने के लिए, तो आज के टाइम पे होते हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस में वोट कौन देते हैं, हम लोग। सरकार कौन चुनते हैं, हम। तो अगर सरकार कुछ ऐसा करेगी जो हमारे खिलाफ होगा तो सरकार को ये भी डर है कि हम उन्हें हटा देंगे। तो इसलिए आज के टाइम पे जो रोजियो ने कंसेप्ट दिया था पॉपुलर सोवरेनिटी का, उसके ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड होता है, और जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि हम ही सरकार बना सकते हैं और हम ही सरकार बिगाड़ भी सकते हैं, यानी कि हटा भी सकते हैं। द प्लूरलिस्ट बिलीव दैट ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी कैन नॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम हिस्ट्री। इसलिए कहते हैं कि हम इसको हिस्ट्री से वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना कि हिस्ट्री में चर्च के हाथ में होती थी अथॉरिटी, किंग के हाथ में तो नहीं थी। द प्लूरलिस्ट ऑल्सो रिजेक्ट द नोशन ऑफ लॉ एज एडवोकेटेड बाय ऑस्टिन। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज द कमांड ऑफ द सुपीरियर एंड दिस कमांड इज फ्रॉम हायर टू इन्फीरियर। लास्ट के टर्म दिस आर रेडिकुलस। देखो ऑस्टिन ने जो कमांड का वो हमने पढ़ा था ना, अभी पॉइंट दिया था कि जो सोवरेन स्टेट होता है वो सबको कमांड कर सकता है, सबको ऑर्डर कर सकता है, बट कोई भी और स्टेट को कमांड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये लास्की ने इसको बहुत ही रिडिकुलस बताया है। क्यों बताया, आगे देखते हैं। ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल सोवरेनिटी हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेनी क्रिटिसिज्म as Austinian theory is based on the hierarchy where there is one superior authority and the rest is inferior। क्योंकि देखो ऑस्टिन ने यहाँ पे क्या बोला है, ऑस्टिन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट जो कि एक सोवरेन स्टेट है उसके पास सारी अथॉरिटी है, वो सुप्रीम है, वो फाइनल पावर है, वो हायर पोजीशन पे है, बाकी सब बहुत इन्फीरियर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज़ बेसिकली a hierarchical order which negates the very principle of democracy। क्योंकि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है, पीपल्स गवर्नमेंट, है ना, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए और लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई हुई सरकार, गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऑस्टिन तो यहाँ पे सिर्फ एक पावर की बात करते हैं, सुप्रीम पावर, फाइनल पावर, जो कि स्टेट के हाथ में होती है। लेकिन आजकल जो हमारी सिस्टम है गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल सिस्टम, वो बेस्ड है डेमोक्रेसी के ऊपर।
सो इसीलिए ऑस्टिन की थ्योरी को बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं। सो आपकी यूनिट होती है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो ऐसे और वीडियोस के लिए कर लीजिए। और एक चीज़ और, हमने सोचा था कि हम बहुत ही यूनिट वाइज सीरियल वाइज वीडियोस बनाएंगे, बट क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो फिर अब ये सीरीज़ हमें तोड़नी पड़ेगी। और जो भी इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ के चैप्टर्स हैं जैसे कि सोशलिज्म, नेशनलिज्म, मल्टीकल्चरिज्म, इनकी वीडियोस पहले आने वाली हैं। अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर पे अभी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बी स्टडी ऑटिक। मिलते हैं अगली वीडियो में।